Hello dear students, now we have to discuss about a new heading that is critical angle and TIR. TIR का पूरा मतलब होता है total internal reflection. Based on that we have few questions over here जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ये वाला गलत है, इसका करेक्शन यहाँ पे किया गया है रेड कलर से. इसको भी डिस्कस करेंगे, ऊपर वाले को भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूँ. हेडिंग डालनी है आपको TIR. यहाँ पर बात करेंगे हम एक स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट आइदर विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर और विल गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर. हियर वी टॉक अबाउट अ केस जहाँ पर लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर. वहाँ पे TIR की परिस्थिति पैदा होगी. मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि लाइट जैसे मान लो प्रिज्म से इंटरेक्ट कर रही है, तो प्रिज्म के अंदर जब एंट्री लेगी दैट टाइम नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो रेयर टू डेंसर आ रही है. बट जब प्रिज्म से एग्जिट कर रही होगी यानी कि डेंसर टू रेयर, दैट टाइम TIR की पॉसिबिलिटी है. तो ये TIR होता क्या है ये अब हमें जानना है. इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे. दिस इज अ इंटरफेस, दिस इज एन इंटरफेस. इसके ऊपर और इसके नीचे मीडियम अलग अलग है. यहाँ मैंने रेयर मान लिया और यहाँ पर मैंने डेंसर मान लिया. आप इमेजिन कर सकते हो जैसे यहाँ पर एयर है और यहाँ पे वाटर है. डेंसर मीडियम में आप एक लाइट का सोर्स इमेजिन कर लो. सपोज करिए एक लैंप या बल्ब कोई आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है विद इन वाटर. उससे रेज निकल करके आएंगी. ये एक रे मैंने बनाई, ऐसे बहुत सारी रेज निकलेंगी. वन बाय वन सारी कर लेंगे कंसीडर. बट पहले मैं ये वाली कंसीडर कर रहा हूँ. इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंस विल बी नॉर्मल इंसिडेंस. एंड नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कहानी होती है कि ये अनडिविएटेड जाएगी, सीधा निकल जाएगी लाइक दिस. ठीक. और यहाँ पर हम इस बल्ब से कोई एक दूसरी रे इमेजिन करें लाइक दिस, तो क्या होगा? ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया है. और यहाँ पर इसके साथ क्या होगा जानने के लिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे यानी कि परपेंडिकुलर लाइन. यहाँ पर ये एंगल आप देख रहे हो कुछ थोड़ा बहुत तो है और ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है. जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल 0 है नॉर्मल से, क्योंकि ये तो नॉर्मल के ही अलॉन्ग है. और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में तो एंगल कुछ तो लिखना पड़ेगा. आप यहाँ पे चाहो तो 30 लिख सकते हो. ठीक. क्योंकि ये रे जो है डेंसर टू रेयर जा रही है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी. मतलब ऐसे जैसे आप सोच रहे हो कि ये जा रही है तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी. मैंने इसको दूर कर दिया, समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है. मैंने इसको क्या किया 40 डिग्री एक्स्ट्रा रोटेट कर दिया. तो अब मान लो कि एंगल इसका जो बनने लग गया है वो 70 डिग्री का हो गया. ठीक है. ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी. बस ये ध्यान रखना डेटा जो है ये रैंडम है, इसका किसी इक्वेशन से फिट बैठ जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. अब यहाँ पर एक और रे आपने कंसीडर करनी है. जैसे आप यहाँ पर देखें कि 0 डिग्री पर आ रही है, फिर 30 पर आ रही है. अब एक और रे बनाओ. ये सपोज़ करिए रे जो है ये आपकी 50 डिग्री का एंगल बना रही है. यहाँ पर आगे क्या होगा जानने के लिए नॉर्मल बनाएंगे और ये 50 डिग्री का एंगल रे बना ही रही है. जैसा कि मैंने यहाँ बोला कि 30 से 70 हो गया, 40 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन हो गया. एग्जैक्टली ऐसा होता तो नहीं है बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर 40 डिग्री का रोटेशन हो जाए तो व्हाट विल बी द सिनेरियो. ये यहाँ पर अगर डेविएशन ना हो तो ऐसे जाएगी 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए. बट 40 डिग्री रोटेट करने के बाद ये सरफेस के अलॉन्ग हो जाएगी, इंटरफेस के अलॉन्ग हो जाएगी. इस प्रकार की सिचुएशन को कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस. ग्रेजिंग मतलब अलॉन्ग द सरफेस. ठीक. यहाँ तक भी बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी. आगे सोचिए क्या होगा अगर हम एक और रे कंसीडर करें. 4th नंबर वाली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. एक और रे कंसीडर करें. सपोज़ करिए यहाँ पर कोई अगर मैं कलर वगैरह ले लूँ, ये आपकी रे हो गई पिंक वाली. इसके साथ में क्या सीन होगा? इसका तो एंगल अब 50 से ज़्यादा बनेगा. यहाँ पर मैंने बना दिया सपोज़ करिए 60 डिग्री. 40 डिग्री रोटेट कराना है तो अब ये आपका जो है सीधा ऐसे ना जाते हुए 40 डिग्री रोटेट करके 110 डिग्री का एंगल बनाएगी. ये 90 हो गया. 10 डिग्री और एक्स्ट्रा बनाओगे. बस यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि खेल हो गया. क्या खेल हो गया? अब तक जितनी भी रेस थी वो सारी की सारी दूसरे मीडियम में एंटर कर गई थी. बट यहाँ जो अब रे है वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर रही है.
अपने ही मीडियम में वापस आ रही है, डेंसर मीडियम में ही वापस आ रही है। ये अजीब प्रकार का खेल हो रहा है, एक जादू जैसा है क्या कि इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं डेफिनेटली दे आर ट्रांसपेरेंट। यहाँ अगर आप देखो आर पार दिखाई देगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे जो अगर रे स्ट्राइक करी, इस बल्ब से कोई रे निकली और इन पॉइंट्स पे स्ट्राइक करी, इट विल नॉट गो दियर, इट विल रिटर्न बैक। सो डेफिनेटली वी कैन से कि इट इज़ नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज़ रिफ्लेक्शन। अपने ही मीडियम में वापस आई है, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन मान सकते हैं। और इसके बाद में ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलो सारे ही मान सकते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अलग क्या है इसमें कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, जो लाइट गई है उसका 0% पार्ट यहाँ पर है और सारा का सारा 100% इधर है। तो ये टोटल है, टोटल रिफ्लेक्शन भी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। सो इट इज़ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हर प्रकार की रे के साथ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर कब हो रहा है, जब एंगल 50 से ज़्यादा है। मतलब अगर हम 50 डिग्री वाले एंगल को C कहें और इसको अगर हम I कहें, तो I जो अगर C से कम है देन इट इज़ हैपनिंग, बट अगर I C से लेस है लाइक हियर, देन व्हाट हैपनिंग, यहाँ पर फिर TIR नहीं हो रहा है, फिर नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन आप पढ़ते हो वही हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गई थ्योरी। तो TIR के लिए आपको दो शर्तें मिली हैं। आप बोलोगे सर एक ही तो मिली, I ग्रेटर देन C, एक और है, शुरुआत से ही मैं वो लेके चल रहा हूँ कि लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर के केस में TIR का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही होगी तो दूसरी साइड में एंगल जो है ज़्यादा बनता है, तो संभव है कि इतना ज़्यादा हो जाए कि लाइट रिफ्रैक्शन कर ही ना पाए, फिर वो रिफ्लेक्शन करने लग जाए। डेंसर टू रेयर वाले केस में ये पॉसिबल है। ठीक, अब सारा खेल आके अटक गया इस बात पे कि व्हाट इज C। यहाँ पर तो रैंडम वैल्यू लेके मैंने समझा दिया, TIR होगा या नहीं होगा पता लगाने के लिए हमें C की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, उससे ही तो कंपेयर करेंगे। एंगल अगर ज़्यादा पड़ गया तो TIR हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो अब जो आगे की कहानी है वो कैलकुलेशन है सिंपल C की, यानी क्रिटिकल एंगल की। C को आप थीटा C भी कह सकते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है। C कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मैंने ऊपर कहानी बताई उसमें आपने देखा कि C ये क्रिटिकल एंगल, ये वो एंगल है, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ डेफिनीशन तो ये वो एंगल है डेंसर मीडियम का, डेंसर मीडियम में वो एंगल है, ये थोड़ा हिंदी में हो गया, जिसमें क्या होता है कि रेयरर मीडियम में एंगल कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसी बात को ध्यान रखते हुए C को निकाल लेंगे। हम रे को कुछ एंगल फ्रॉम दी नॉर्मल सपोज करिए इंसिडेंट कराए, और इसे हमने C कहा और इसको हमने डेंसर मीडियम कहा। और अगर ये वाकई C है तो फिर यहाँ पर एंगल दूसरी साइड जो बनेगा दैट विल बी 90। ये आसानी से समझ में आने वाली बात है। और हमें अब यहाँ पे निकालना है C का वैल्यू। हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है, ये होता है कि n इंटू साइन थीटा फॉर एनी मीडियम, ये कांस्टेंट होता है, चाहे इस मीडियम की बात करें चाहे उस मीडियम की बात करें, चाहे डेंसर की बात करें चाहे रेयर की। यहाँ पर अगर हम मान लें n1 और यहाँ पे मान लें n2, तो क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू n1 मल्टीप्लाइड बाई साइन C, और यही सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉर दिस मीडियम क्या हो जाएगा n2 इंटू साइन 90। अब आप दोनों को इक्वेट कराएंगे तो यहाँ पर n1 इंटू साइन C बराबर n2 इंटू साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है। सो साइन C बराबर आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर ऑन कन्फ्यूज़न आती है बच्चों को कि सर ये n2 बाई n1 या n1 बाई n2। अभी तो समझ में आसानी से आ रहा है कि ये आपका n1 है, ये यहाँ आ रहा है, ये n2 है, यहाँ आ रहा है, बट आगे आप भूलोगे। तो इसको आप ऐसे याद करो कि लेस बाई मोर। ये बहुत आसानी से याद हो जाने वाली बात है, क्योंकि आप जब किसी एंगल का साइन थीटा लिख रहे हो वो तो 1 से कम ही होता है ना ऑलवेज। तो मोर बाई लेस करने से तो 1 से ज़्यादा आ जाएगी ना फिगर 1 से लेस हो, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी डिवाइड लेस बाई मोर। सो वी कैन ऑल्सो से कि दो मीडियम होते हैं और उनके बीच का क्रिटिकल एंगल निकालना होता है, तो रेयर बाई डेंसर कर देते हैं या लेस बाई मोर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, सपोज वी आर कंपेयरिंग अ मीडियम विद एयर तो रेयरेस्ट मीडियम की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर एयर है और एक और कोई मीडियम है,
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मानेंगे, दैट टाइम जो साइन सी आएगा विल बी 1/n। इसे आप cosec c भी कह सकते हैं इक्वल टू n। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे, सारे ही सही हैं। और एक बात ये समझनी है कि अगर हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है n1 की बढ़ा दें तो ये घट जाएगा, और ये बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगा। ये सब मैथमेटिकल बातें हैं, आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब क्वेश्चन की बारी है। पहले चलिए राइट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। नहीं, पहले रॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट क्वेश्चन में थोड़ी थ्योरी और रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरफेस है, पहले क्या जो दो मटेरियल हैं N1 N2 उनके बीच का इंटरफेस है, और उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकाल लो तो वो θ1 के बराबर है। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, साइन θ1c इक्वल टू N1/N2 या N2/N1। थिंक अबाउट दैट, यहाँ से आप सोच पाओगे। ये N1 है, सबसे छोटा है, N2 थोड़ा बड़ा है, और N3 और बड़ा है। तो N1 N2 की बात कर रहे हैं, N1 छोटा है, N2 बड़ा है, N1/N2 हो जाएगा। इसके बाद में आप बात करेंगे दूसरे केस की, जहाँ पर कह रहे हैं N2, इसे हटा दिया है, N1 को अभी भी रखा बट N2 हटा दिया और उसकी जगह N3 रख दिया। तो अब बात हो रही है N1 एंड N3 के बीच की, और पहले बात हो रही थी N1 एंड N2 के बीच की। तो जब N1 एंड N2 की बात हो रही है तो साइन थीटा आएगा इतना, N1/N3 या N3/N1। थिंक अबाउट दैट, यहाँ से क्लियर होगा। लेस बाई मोर करना है, N1/N3 होगा, तो यहाँ पे N1/N3 हो गया। आगे इन्होंने कहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ डिटरमाइन होंगी। यहाँ पर पुट करेंगे। करेक्शन क्या है, करेक्शन यहाँ पर ये है कि ये दिया है इन्होंने 1/2, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो N3 ज़्यादा है कंपेयर टू N2, सो ये जो एंगल है थीटा ये कम होगा। तो ये फैक्टर लेस है, ये फैक्टर मोर है, सो लेस बाई मोर अगर करेंगे तो प्लस में तो नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पर करेक्शन कराया कि 1/2 न मानो, -1/2 मानो, देन ये क्वेश्चन नियरली करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि साइन θ2 माइनस साइन θ1 अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -1/2 है। तो θ2 की वैल्यू N1/N3 आएगी और θ1 की वैल्यू N1/N2 आएगी, और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि N2/N3 जो है ये 2/5 है। दरअसल यहाँ पे 3 मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, N1 N2 और N3। पेयर अगर बनाए तो एक N1 N2 का बन सकता है, ये N1 N2 का देखिए बना है, और ये N1 N3 का बन सकता है, ये बना है, और N2 N3 का पेयर जो है ये गिवन है ऑलरेडी। सो अगर हम कंप्लीट बात करें जो इस क्वेश्चन में नहीं करी गई है, टोटल बात करें या तो N1/N2 ये भी रिक्वायर्ड हो सकता है निकालने को, और N1/N3 ये भी हो सकता है निकालने को। ये दो चीज़ें निकालनी हो सकती हैं। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो θ2 भी निकालने को हो सकता है, और यहाँ से θ1 ये भी निकालने को हो सकता है। करेक्शन भी है क्वेश्चन में कि थीटा जहाँ इन्होंने 1 लिख दिया है ये ना निकालिए, θ2 निकालिए, देन आपका आंसर इन ऑप्शंस में मिलेगा। बट ऑप्शंस भी यहाँ करेक्टेड है, N1 कहीं भी नहीं है। पहला ऑप्शन 1/6 है, फिर 2/3 है, 5/6 है। देखते हैं क्या आता है। आप क्वेश्चन जो उन्होंने लिखा उसको भूल जाएं, मैं जो कह रहा हूँ उसको फोकस करें। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, सारी ही वैल्यू पता लगानी है। गिवन है एक तो ये वाली बात और दूसरी ये वाली बात। तो ये वाली बात में आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो एक इक्वेशन बन गई, और अब आप इस वाली बात का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ किया जा सकता है, कई तरीके हैं। अल्टीमेटली रेशियो निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे मान सकते हैं कि N2 की वैल्यू 2 है और N3 की वैल्यू 5 है। दरअसल ऐसा मानना नहीं चाहिए मुझे, इसको हमें 2x और इसको 5x मानना चाहिए, बट मुझे रेशियो निकालना है तो x कैंसिल हो जाएगा। सो नो नीड टू एज्यूम लाइक 2x एंड 5x ओवर हियर, यू कैन डायरेक्टली एज्यूम 2 and 5 फॉर N2 and N3 एंड वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे, तो N1 डिवाइडेड बाई N3 ये 5 हो गया। इसके बाद N1 डिवाइडेड बाई N2 ये 2 हो गया, दैट विल बी 1/2। यहाँ से N1 आई थिंक निकाला जा सकता है, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर माइनस लगा करके चलेंगे, करेक्शन मैंने करा दिया है, यहाँ माइनस लगा के चलेंगे। तो ये 2 - 5 दैट विल बी -3 डिवाइडेड बाई 5 × 2 एंड विल बी -2। तो यहाँ से N1 जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आपका माइनस भी कैंसिल अगर कर दिया जाए तो 5/3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे इस वाले रेशियो की वैल्यू।
और फिर निकालेंगे इस वाले रेशियो की वैल्यू। तो n1/n3 कितना आएगा, 5/3 डिवाइड बाई 5। तो ये आपका 5 कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा। और n1/n2 ये क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाई 5/3 डिवाइड बाई 2। तो आई थिंक ये 5/6 आ जाएगा। ये हो गया साइन थीटा 1 का वैल्यू और ये हो गया साइन थीटा 2 का वैल्यू। एक बार चेक कर लें, उल्टा हो गया मुझे लग रहा है। n1/n3 ये आपका साइन थीटा 2 का वैल्यू है और ये साइन थीटा 1 का वैल्यू है। अब अगर थीटा 2 पूछा गया होता इस क्वेश्चन में तो हम इस ऑप्शन की तरफ अप्रोच कर सकते थे। फिलहाल क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का गलत माना जा सकता है क्योंकि कोशिश पूरी की मैंने इस क्वेश्चन को ज़बरदस्ती सही बनाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां थी इसलिए हच पच हो गया। इसलिए आप इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं, इसके बदले ये मान सकते हैं जो मैंने बताया कि फाइंड थीटा 1 एज वेल एज थीटा 2 दोनों ही। ठीक, एनीवे आप इस क्वेश्चन पे आए, बट उसके पहले एक बार थोड़ी सी थ्योरी और देख लें। जहाँ पर जो मैं थ्योरी करा रहा था उसको ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा यहाँ एक जादू हो गया। जादू क्या हो गया, जादू ये हो गया कि ये सरफेस ट्रांसपेरेंट थी, स्टिल आप अगर यहाँ पर खड़े हो करके कोशिश करो देखने का, क्या देखने का, इस वाले बल्ब को नहीं देख पाओगे क्योंकि इस वाले बल्ब को अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो उसके लिए हमें एक इस प्रकार की रे चाहिए होगी, इस प्रकार की रे चाहिए होगी जो कि संभव नहीं है। इन पॉइंट्स पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई रे स्ट्राइक करती है तो फिर वो रिटर्न हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अगर हम इस क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन पर एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के राइट में कोई स्कोप नहीं है इस बल्ब को देख पाने का। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें इधर की तरफ भी तो यही सेम डायग्राम बनेगा, ऐसे रे बनेगी इस तरह से। तो इसके लाइन के लेफ्ट में कोई स्कोप नहीं है इस बल्ब को देख पाने का। और अगर आप कहानी को 3D में इमेजिन करें तो ये क्या है, एक कोन के शेप का कहानी बनेगा लाइक दिस, कि अगर आप इस बल्ब को देखना चाहते हो तो आप आइए इसकी फील्ड में, इसके फील्ड ऑफ व्यू में आइए। यहाँ पर कहीं पर अगर आप खड़े होकर के देखेंगे तो ये जो बल्ब है दिखाई देगा, नहीं तो फिर ये नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके इधर रे पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर फिर आगे TIR हो जाता है। क्लियर हो गई बात। एंड सपोज करिए अगर हमें किसी ने मान लो बता दिया कि ये बल्ब इतनी हाइट पर है, इतनी गहराई पर है, तो बताओ कि कितनी रेडियस का ये कोण होगा। ये निकालना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसको घुमा फिरा के पूछते हैं ऐसे कि हम क्या चाहते हैं इसके ऊपर एक डिस्क रखना, डिस्क की रेडियस कितनी हो जिससे कि ये बल्ब इनविजिबल हो जाए। ये बल्ब ध्यान दो यहाँ से तो दिखाई देगा ही नहीं, तो फालतू हम मेहनत क्यों करेंगे इस पर। अगर हम ब्लैक पेपर रैप करके सोचें कि ये हमें ना दिखाई दे तो वो तो टाइम वेस्टिंग है, वहाँ से तो पहले नहीं दिख रहा। इफ़ यू वांट टू कवर द बल्ब so we need to put over here a black paper, it will become invisible because it is a field of view। तो field of view या डिस्क की रेडियस कितनी होगी ये निकालना हमारा लेटर ऑन कंसर्न बन सकता है। यहाँ पर ये पूछा ज़्यादा गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है अभी ऊपर है करेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करेंगे सारे ही, बट जो अभी मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या लिखा जाने वाला है। ये रे जा रही है, ये एक्सट्रीम वाली रे है, यहाँ पर ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, बहुत सारी रे गई थी, तो ये एक्सट्रीम वाली रे। इसके आगे जो है ना वो TIR हुआ था। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। आप चाहो तो एक यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दो 90 डिग्री का। ये एंगल अगर C है तो ऑफकोर्स ये वाला एंगल भी C होगा। नाउ साइन C हमने अभी थोड़ी देर पहले निकलवाया था, व्हाट वाज दैट, ये आपका आई थिंक 1/n के बराबर था। यहाँ पर ऊपर मैं एयर मान के चल रहा हूँ और नीचे कोई लिक्विड या मीडियम मान के चल रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। साइन C 1/n है और हमें इनको और इनको रिलेट करना है, तो चाहिए क्या होगा, थिंक अबाउट दैट। इस C के वास्ते ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan C हो गया ना, ये तो tan C हो गया आपका R/h। अब नोन है हमें साइन C और रिक्वायर्ड है tan C। वी कैन डू इजीली, कैसे, इसको आप P/h लिखें और यहाँ से आप P की वैल्यू को मान लें 1 और h की वैल्यू को मान लें n और निकालें B, तो B आ जाएगा आई थिंक n² -1 और tan C होता है P/b। तो P की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई अपॉन में n² -1।
यहाँ से r का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी h अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। ये हो सके तो याद कर लो, बाकी समझ में आ गया हो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन सेकेंड से निकाल भी लोगे। ये इस काम में आएगा कि अगर h गहराई पे कोई बल्ब है या कोई मछली है तो उस मछली को आप ऊपर से ना देख पाएँ, इसके लिए कितनी मिनिमम रेडियस का डिस्क रिक्वायर्ड होगा। वी कैन कैलकुलेट दैट विद दिस एक्सप्रेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन रह गया, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर दिया है, हेमिस्फेरिकल वेसल ले लिया और कंप्लीटली फील्ड है वगैरह वगैरह, यहाँ कॉइन रख दिया है और कह रहा है मिनिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बताइए सो दैट पर्सन कैन सी द कॉइन फ्रॉम पॉइंट ई। मतलब जो आपको मैंने अभी ऊपर फार्मूला बताया, नीचे फार्मूला बताया, वही यहाँ लग जाएगा। क्या बताया, r इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में म्यू स्क्वायर या n स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब ये चूँकि हेमिस्फीयर है तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब r और h ये बराबर हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसे। तो अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 एंड इफ़ यू सॉल्व क्विकली यू विल गेट आंसर दैट इज रूट 2। यही आंसर है। ये हेडिंग पूरी कवर हो गई। कोई डाउट है, कोई संदेह है, छोटा मोटा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बड़ा सा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से पिक करिए और पर्सनली आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं।